हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? तो आज के इस वीडियो के बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पूरी तरीके से जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हर बार की तरह आपको मुझे एक प्रॉमिस तो करना होगा। वो प्रॉमिस क्या है? वो प्रॉमिस ये है कि आप बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, पेन पेपर साथ में लेके बैठेंगे जिससे कि आप नोट्स भी बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? चलिए तो मैं थोड़ा बताती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ये है अगर हमारा सेल, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, ये जो आउटर कवरिंग है सेल का, इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और नाम है सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को प्लाज्मा लेम्मा भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या फिर इसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेम्मा। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है पर काम एक ही है। ठीक है, ये सेल का आउटर बाउंड्री बनाता है। सेल की ये आउटर बाउंड्री बनाता है जिससे सेल प्रोटोप्लाज्म से सेपरेट होता है। पता चलता है कि ये एक सेल है। सेल का साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म जो है हमारा लिविंग मैटर, उसके बीच का ये डिमार्केटिंग मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत ही स्पेशल फीचर है। वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो होते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल। अब इस सेलेक्टिवली परमिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल वर्ड का मतलब होता है नाम में ही काम छुपा हुआ है। तो सेलेक्टिव यानी कि गिने चुने चीजों को, परमेबल यानी कि आने जाने देगा। ठीक है, तो इस सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे किसी भी सब्सटेंस को अगर सेल के अंदर आना है तो यहाँ पे ये करेगा नॉक नॉक, मे आई कम इन। अगर सेल उसको अलाउ करेगा आने के लिए तो ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो अंदर आ पाएगा। अंदर से किसी सब्सटेंस को बाहर जाना है तो फिर क्या होगा? नॉक नॉक, मे आई गो आउट। अगर सेल अलाउ करेगा इसको बाहर जाने के लिए तभी वो सब्सटेंस बाहर जा सकता है। ये नॉक नॉक वाला सिस्टम वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम आ जाते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल क्या है? अब देखो यहाँ एक बात आ गई, ट्विस्ट आ गया कहानी में। सेल वॉल एक बहुत ही टफ और रिजिड मेम्ब्रेन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। ये क्या है? हमारा सेल वॉल। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट क्या है? यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये है कि सेल वॉल जो होता है ये केवल प्लांट सेल्स में ही मिलते हैं, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। ये एनिमल सेल्स में नहीं मिलते हैं, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे सेल्स में मिलते हैं। तो सेल वॉल क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक टफ कवरिंग होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। अब इस सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल का काम है रिजिडिटी प्रोवाइड करना। अब ट्रांसपोर्ट का बात आया तो इसको क्या कहेंगे? तो सेल वॉल जो हमारा है वो है फ्रीली परमिएबल। क्या है? फ्रीली परमिएबल, यानी कि यहाँ पे मे आई कम इन, मे आई गो आउट वाला क्वेश्चन कोई मॉलिक्यूल नहीं पूछता है। केवल ये सेल वॉल जो है ये एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, साथ साथ प्लांट सेल को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल्स को। अच्छा, ये तो हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की कहानी। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? ये हमारा आ गया अब अगला टॉपिक, डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है? कुछ सब्सटेंस का मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है बिना ये नॉक नॉक के सिस्टम के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, इनका डिफ्यूजन होता है सेल सरफेस के अक्रॉस। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से
मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जैसे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल के अंदर चला जाएगा। रिस्पिरेशन के बाद सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन गया, तो सेल के सरफेस से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अंदर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी कि हाई कंसंट्रेशन है, बाहर एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन कम है, तो सेल के सरफेस के थ्रू वो आराम से डिफ्यूज करके बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही वाटर का भी मूवमेंट होता है। ठीक है, तो हमने डिफ्यूजन में क्या क्या चीज़ देखा, ऑक्सीजन का मूवमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट और वाटर का मूवमेंट हमने देखा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सेल्स में होता है। अब आ जाता है एक और टर्म हमारा, वो है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस कुछ और नहीं है, बस डिफ्यूजन है, उसमें एक पॉइंट प्लस हो जाता है। वो पॉइंट क्या है, वो है जब डिफ्यूजन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे कि हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जब इसके अक्रॉस होगा ना तो इसको हम लोग बोल देते हैं ऑस्मोसिस, बस और कुछ नहीं है। डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना है, जिसमें मेम्ब्रेन होना जरूरी नहीं है। एक फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी अगर मूवमेंट हो रहा है किसी आयन का, किसी सॉल्यूट का, किसी मॉलिक्यूल का, तो उसे हम डिफ्यूजन बोलेंगे। लेकिन ऑस्मोसिस किसको बोलेंगे, ऑस्मोसिस उसी तरह के आयंस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को बोलेंगे जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा तो रहा है, लेकिन जाने के लिए जो एक मेम्ब्रेन है जिस दीवार को क्रॉस करके वो जाएगा, वो मेम्ब्रेन कैसा है, वो सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। वो हमारा कौन सा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऑस्मोसिस को हम थोड़े डिटेल में समझते हैं। ऑस्मोसिस को डिटेल में समझने के लिए हम क्या करते हैं, तीन तरह के सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, ये मेरा तीन तरह का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें हम क्या डाल देते हैं, रेजिन डाल देते हैं। रेजिन जानते हैं, बड़ा टेस्टी होता है खाने में, किशमिश। रेजिन को हम डाल देते हैं इन सॉल्यूशंस में। यहाँ हम बात करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की बात करने वाले हैं। तो ये सॉल्यूशन जो है, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट, इस वाटर के सॉल्यूशन में, इस एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो सेल के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट है उससे कम है। सॉल्यूट का अमाउंट इस सॉल्यूशन में सेल के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट है उससे कम है। मतलब ये सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो है, इसमें जो एक्वस सॉल्यूशन है वाटर का, इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो इस रेजिन में जो मिठास है, जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड वाला जो हमारा सॉल्यूशन है, इसमें इस एक्वस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है और रेजिन के अंदर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। तो ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात आती है कि तीन तीन सॉल्यूशन क्यों, तो तीनों सॉल्यूशन में अलग अलग कहानी होती है। क्या होती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी, यहाँ तो हम एक रीजन लेके आपको बता रहे हैं, ये कहानी असल में एक सेल की होती है कि एक सेल को अगर ऐसा सॉल्यूशन मिले हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक, तो वो सेल कैसे बिहेव करेगा। हम लोग एक किशमिश के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ये एक सेल के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं जब उसे डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस में डाला जाता है। ठीक है, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम सेल को डालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स वो सेल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं।
वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर जाना शुरू कर देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जब अंदर जाएंगे तो क्या होगा? नेचुरल सी बात है, सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। सेल का साइज क्या हो जाता है? सेल साइज इंक्रीजेस। वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि बाहर पे वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। रेजिन के अंदर जो सेल हमने लिया है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन नहीं होगा, क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। क्यों होगा ऑस्मोसिस? क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन है किशमिश की, वो जो स्किन टाइप का होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होते हैं? वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, मतलब कि ये ऑस्मोसिस हो रहा है। अब क्योंकि वाटर अंदर जा रहा है, वाटर अंदर जा रहा है मतलब ये क्या हो रहा है? ये एंडोस्मोसिस हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने कितना चीज देखा? हम लोगों ने कितने चीज देखे? हम लोगों ने देखा अगर किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाता है, जिस फिनोमिनन को हम लोग एंडोस्मोसिस कहते हैं, और सेल का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से कम है इस सॉल्यूशन में। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स सेल से बाहर की तरफ निकलेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। और इस प्रोसेस के चलते क्या होगा? सेल का साइज छोटा हो जाएगा। सेल का साइज छोटा हो जाएगा मतलब सेल साइज डिक्रीजेस। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का सीधा उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन कम है तो वाटर बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग एक्सोस्मोसिस कहेंगे। और एक्सोस्मोसिस के रिजल्ट से क्या होता है? सेल का साइज छोटा हो जाता है। अब आ जाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम रेजिन को डालेंगे तो क्या होगा? क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है? concentration in is equal to concentration out। दोनों जगह concentration क्या है वाटर का? इक्वल है, तो कोई मूवमेंट होगा? नो मूवमेंट, and cell size remains the same। No movement of water particles, no movement of water molecules, ठीक है, and cell size remains same। cell size remains same। तो ये तीनों टर्म हम लोगों को जानना बहुत जरूरी था, जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में अभी बताया। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ना, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी चाहिए होती है सेल को। सेल अपना एनर्जी खर्च करता है। सेल की एनर्जी क्या होती है? सेल की एनर्जी होती है एटीपी, और इसके बारे में डिटेल में हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक टाइप का ऑस्मोसिस होता है, एक दो टाइप का ऑस्मोसिस जानेंगे। एक जिसमें कि नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, और एक जिसमें कि एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसमें कि एनर्जी रिक्वायर्ड। ये एनर्जी क्या होती है? ये एनर्जी हमारा होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये भी आपको जानना है, ऑस्मोसिस दो तरह के, एक जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल नेचर की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम सबसे अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो बस एक ये डिमार्केटिंग मेम्ब्रेन एक बाउंड्री की तरह
दिखाई देता है। सेल वॉल की बात कर ले तो सेल वॉल केवल प्लांट्स में मिलता है और ये किसका बना हुआ होता है, ये सेल्यूलोज नाम के केमिकल का बना हुआ होता है, सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये सेल्यूलोज का बना हुआ है ये, और ये लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये यूनिसेल्युलर एनिमल्स, ये ऐसे एनिमल्स जिसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे एनिमल्स में ये सेल मेम्ब्रेन खाना खाने और पानी पीने में भी एनिमल्स की मदद करता है। जैसे अमीबा का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। अमीबा का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो ये है हमारा अमीबा, ठीक है, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये अमीबा अपने स्यूडोपोडिया के हेल्प से खाना भी खाता है, पानी भी पीता है, और इस सेल मेम्ब्रेन ही रप्चर हो जाता है जिससे कि वो अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट सराउंडिंग वाटर में एक्सपेल कर देता है। सेल खाना खाता है, पानी पीता है और एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करता है अपने बॉडी सरफेस के थ्रू, यूनिसेल्युलर एनिमल्स के केस में और कुछ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स के केस में जिनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हाइड्रा। तो क्या होता है, ये बॉडी सरफेस से ही खाना लेगा और पानी लेगा। ये जो खाना पानी लेता है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस दो तरह का हो जाता है। जब खाना खाता है उसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है, और जब सेल वाटर ड्रिंक करता है उसको हम लोग बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, ठीक है। इनटेक जो है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, फूड का होगा तो फैगोसाइटोसिस, वाटर का होगा तो पिनोसाइटोसिस। ऐसे ही अनडाइजेस्टेड वेस्ट को भी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, या इसी को कहीं कहीं आप देखिएगा लिखा होता है सेल वोमिटिंग, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सेल वोमिटिंग। सेल वॉल के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, सेल वॉल प्लांट सेल्स में क्यों मिलते हैं, एनिमल सेल्स में क्यों नहीं मिलते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल्स में मिलते हैं तो क्या होता है, जब ये सेल वॉल है, ठीक है, इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेल वॉल है और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा, जब ये कैसे सॉल्यूशन में इसको रख देंगे, जब इसे हम रख देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो कंटेंट है ये बहुत ही कम हो जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल से सिकुड़ के छोटा सा हो जाता है, ठीक है। इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, ड्यू टू एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन सेल वॉल का साइज कम नहीं होता है। इससे क्या होता है, इतना जगह अगर वो प्लांट बॉडी के अंदर ऑक्युपाई कर रहा है तो उतना स्पेस ऑक्युपाई करके रखता है ये सेल वॉल, ठीक है। प्लांट बॉडी को कोलैप्स नहीं होने देता है, इस स्ट्रक्चर को कोलैप्स नहीं होने देता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इसी सेल, ये सेल वॉल है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसी को हमने डाल दिया, ये है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको हम लोगों ने डाल दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, ठीक है, ये इसमें पानी बहुत ज्यादा चला जाता है और ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस, जिसमें कि प्लाज्मोलाइज सेल भी पानी एब्जॉर्ब करके फूल के स्वेल होके पूरा बड़ा हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में क्या चांस है, सेल के रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या ये सेल रप्चर हो जाएगा, नहीं, रप्चर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये सेल वॉल एकदम, जितना ये टर्गर प्रेशर ये लगाता है अंदर की तरफ से, इतना ही ये सेल वॉल प्रेशर बाहर की तरफ से लगाता है, ठीक है। जितना टर्गर प्रेशर सेल लगा रहा है, ये सेल लगा रहा है, उतना ही वॉल प्रेशर सेल वॉल लगाता है, ठीक है। तो हमेशा ये टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या होता है,
इक्वल रहता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो सेल को रप्चर ये सेल वॉल नहीं होने देते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। अगले वीडियो में मैं आपके पास साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज लेके आऊंगी। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।